सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की सीरीज चल रही थी जिसको कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स के चकत्ते का एक प्रमुख लक्षण है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें प्लेपोरिज्म का मतलब क्या होता है। तो प्लेमोफ्रिज्म का मतलब होता है, इसका आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि चकत्ते के सभी स्टेज जैसे कि मसल्स, पप्यूल्स, वेसिकल आदि एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक साथ देखी जा सकती हैं। ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हम इसको ऐसे करते हैं। डीपीटी का टीका कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका होता है वो 4 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पर टेट्रम के अटैक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो जब इसके दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके दौरान जो है बच्चे को पीटना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को पीटना नहीं चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि इसके दौरान बच्चे को नहीं पीटना चाहिए। 216 नंबर क्वेश्चन है, एक न्यूनेट जिसे न्यूनेट को न्यूबॉर्न, नवजात इन सब नाम से जानते हैं का क्या मतलब होता है। कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसको न्यूनेट कब तक कहते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको हम न्यूनेट के नाम से जानते हैं या न्यूबॉर्न के नाम से जानते हैं। और अर्ली न्यूनेट की बात करें तो 0 से 7 डेज़ मतलब 1 वीक के बच्चे को हम अर्ली न्यूनेट कहते हैं और 28 डे के बच्चे को न्यूनेट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अर्ली न्यूनेट उसको कहेंगे कि जिसको 7 महीने में बेबी हो गया है, या ऐसा कुछ नहीं है कि 7 जब भी। अब जैसे कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चा पैदा हो रहा है और किसी का क्या होता है कि 8 मंथ पे या फिर 7 मंथ पे भी हो जाता है। तो दोनों ही बच्चे को हम न्यूनेट कहेंगे। 0 से 28 दिन के समय को दोनों ही बच्चों का, अब वो समय से गर्भ से बाहर आया है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस दिन वो पृथ्वी पर आ गया है, चाहे वो 8 महीने का है चाहे वो 9 महीने का अपना एज कंप्लीट करके आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब पृथ्वी पे आ गया है तो उसी दिन से हम 28 दिन के समय को क्या कहेंगे, न्यूनेट कहेंगे। 217 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस पर हमें क्या करना है कि असत्य की जांच करना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो यदि बच्चे का टीकाकरण स्थिति के बारे में पता नहीं है तो बच्चे को टीकाकरण सारणी के अनुसार पुनः टीका लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है। 2 लाइव वैक्सीन के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, ये भी बात सही है। BCG टीका इंटरडर्मल लगाया जाता है, ये भी बात सही है। इसमें लेकिन कह रहा असत्य कौन सा है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है ना वो एक लाइव वैक्सीन होती है, लेकिन इसमें क्या बात कर रहा है कि किल्ड वैक्सीन होती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये मतलब इसमें यही सही माना जाएगा और बाकी सब नहीं। यह असत्य की बात पूछ रहा है तो हम ऑप्शन इस पे लगाएंगे, डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 साल से छोटे बच्चे में पेंटावैलेंट टीका कहाँ लगाना चाहिए। तो 1 साल से जो छोटा बच्चा होता है ना उसको जो पेंटावैलेंट की वैक्सीन होती है वो जांघ के पीछे की साइड में लगती है। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, लेफ्ट एंट्रस लेटरल थाई। इसको हम लेफ्ट एंट्रस लेटरल थाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्टिवाइटिस की उपचार की पद्धति क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए की जब कमी आ जाती है तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो उसमें पूछ रहा है कि इसकी उपचार की
प्रवृत्ति क्या है, तो इसमें उपचार की प्रवृत्ति जो है वो इसमें है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। ये सही है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। और स्वच्छता मतलब आँखों को स्वच्छ रखना चाहिए, ये भी सही है। वार्म मॉइस्ट कंप्रेस करें, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्कैंडेड टेस्ट का उपचार है, तो जो इसका उपचार है वो है ऑर्कियोडोप्लेक्सी। क्या है इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी में सामान्यतः चकत्ते नहीं पाए जाते हैं, तो कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें कि चकत्ते नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डिप्थीरिया में चकत्ते नहीं पाए जाते हैं। बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं सब में चकत्ते पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वूपिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है, तो पर्ट्यूसिस को आप लोग जानते ही हैं, पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ के नाम से या फिर कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। थैलीसीमिया की बात कर रहा है कि थैलीसीमिया क्या है, तो थैलीसीमिया जो होता है वो थैलीसीमिया हीमोग्लोबिन के एक घटक ग्लोबिन का निर्माण करने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अपर्याप्त या विकृत संश्लेषण से उत्पन्न एक क्या होता है कि जेनेटिक रोग होता है, जो कि हीमोलाइटिक एनीमिया द्वारा उसको हम लोग जानते हैं। तो ये पूछ रहा है थैलीसीमिया इसमें क्या है, तो इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया इसको हम कहते हैं। थैलीसीमिया को हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है, तो पोलियो के लिए दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म ही है। निम्न में से कौन सा टीका आईएम मार्ग द्वारा दिया जाता है, तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस इसको हम आईएम मार्ग द्वारा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शैशवावस्था के दौरान सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा है, तो सबसे जो कॉमन डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मेगाकोलन जो होता है वो सबसे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर होता है। देखो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टोनिसिस, ठीक है, जिसको हम एचपीएस के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म में है, एचपीएस भी जानते हैं, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो क्या होता है कि इंग्यूरिनल हर्निया के पश्चात शिशुओं में दूसरा सबसे सामान्य डिसऑर्डर है जिसे में सर्जरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 221 नंबर का, उसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। और नेक्स्ट देखते हैं 222 नंबर है ना। क्वेश्चन है निम्न में से कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम्स कौन सा है, तो इसका जो क्लासिकल सिम्टम्स है वो है नॉन वेलोसिस ओमिटिंग। नॉन वेलोसिस ओमिटिंग ही इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हीजिंग साउंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो व्हीजिंग साउंड के सुनने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो व्हीजिंग साउंड होता है ना उसमें किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल स्टेथोस्कोप से ही सुनी जा सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार में क्या शामिल नहीं है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लो साल्ट सोडियम या लो फैट व लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डाइट में अधिक सोडियम एवं कम प्रोटीन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण क्या है, तो आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है उसका सबसे वैसा कहाँ गया, आयरन डेफिशिएंसी जो होता है एनीमिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आयरन युक्त पदार्थों का अपर्याप्त मात्रा में सेवन एवं आयरन में अवशोषण की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन बोथ हो जाएगा, ए एंड बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कॉलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है? तो जो कॉलेरा वैक्सीन होती है उसकी जो सिंगल डोज होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। जितनी भी वैक्सीन है आप लोग देखते होंगे कि 0.5 ml की ही लगाई। सो कॉलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है, ये है क्वेश्चन। तो जिसमें सारी वैक्सीन जितनी भी वैक्सीनें होती हैं आप लोग देखते ही होंगे कि 0.5 ml ही दी जाती है सारी वैक्सीनें। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। टाइफाइड वैक्सीन की डोज ये भी 0.5 ml, येलो फीवर के टीके की डोज ये भी 0.5 ml, और ओपीवी वैक्सीन ये जन्म के समय लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी और एक वैक्सीन और है बीसीजी, तीनों ही जन्म के समय लगाई जाने वाली वैक्सीनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की किस बीमारी को 100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं? तो भाई ये कौन सी बीमारी है जिसको 100 डे कफ के नाम से जानते हैं? तो पर्ट्यूसिस को हम 100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं। कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक सिस्टोनोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है? तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पाइलोरोमैटोमी होता है। पाइलोरोमायोटोमी इसका सबसे अच्छा उपचार होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक नवजात के फेफड़े की कुल क्षमता कितनी होती है? तो एक नवजात जो होता है उसके फेफड़े की कुल क्षमता 150 ml होती है। कितनी होती है? 150 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो हीमोफीलिया का सबसे कॉमन लक्षण पूछ रहा है कि इसमें हीमोफीलिया का सबसे अच्छा लक्षण क्या है? तो हीमोफीलिया में जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके क्लॉटिंग फैक्टर में जो 8th मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसमें क्या होता है कि रक्त का जो थक्का होता है नहीं बनने के कारण चोट लगने पर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। ऐसा हीमोफीलिया में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण तो हो ही गया था। उसके बाद है कि निम्न में से, ये भी क्वेश्चन हो गया था, निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है? तो विटामिन ए की कमी जब होती है तो आप लोग को पता है कि आँख के संबंधित रोग होते हैं विटामिन ए की कमी में। तो विटामिन ए की कमी का प्रथम लक्षण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, या प्रथम चिन्ह जो होता है वो कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एवं ग्रेनेटिंग किस बीमारी के सिम्टम्स हैं? तो ये जो होता है वो किस बीमारी का सिम्टम्स है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि न्यूमोनिया की, जब न्यूमोनिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से भी जानी जाती है? तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जो जानी जाती है वो है विटामिन ए, जिसको राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्र के प्रथम वर्ष के दौरान बार बार रिगुर्जिएशन एवं वोमिटिंग किसके कारण हो सकता है? तो ये किसके कारण हो सकता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसोफेगल रिफ्लक्स के कारण ऐसा होता है। कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स क्या है? तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसमें आँख संबंधित कंजक्टिवाइटिस जो होता है आँख से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें सूजी हुई लाल आँखें, आँखों से पानी जैसा पदार्थ निकलना और सूजी हुई पलकें और आँखों में खुजली होना, ये सब देखी जाती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी का टीका किस मार्ग द्वारा दिया जाता है। तो जो टीटी का टीका है वो आईएम मार्ग द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? आईएम मार्ग द्वारा। सो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ हम लोग अब। फर्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स के चकत्तों का एक प्रमुख लक्षण प्लीमोरोफिजम या प्लीरोमोफिजम का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीटी का टीका कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है। तो ये जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, आप लोगों ने जो भी चीज़ें देखी हैं आप लोगों को इसको इससे रियलाइज होगा कि आपने कितने कंसंट्रेट होकर देखा है ये वीडियो, और आपको इतना अगर टाइम अगर आप दे रहे हैं तो इसमें से कितनी चीज़ें आपको याद हुई ये आपको रियलाइज होगा। तो बस टेस्ट इसीलिए है कि आप अपने आप को रियलाइज करिए कि आपको इस क्वेश्चन में से जितना क्वेश्चन मैं करवाई हूँ इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको याद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 साल से छोटे बच्चे में पेंटावायलेंट टीका कहाँ लगाना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस की उपचार पद्धति है। थैलीसीमिया क्या है। ओपीवी किस बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है। निम्न में से कौन सा टीका आईएम मार्ग द्वारा दिया जाता है। निम्न में से कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पैल्विक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम्स कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन मुझे लगता है मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया है ना, कि बताई हूँ। नॉन बिलियस वोमिटिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से शैशवावस्था के दौरान सबसे कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर कौन सा है। निम्न में से कौन सी बीमारी वोपिंग कफ के नाम से भी जानी जाती है। निम्न में से कौन सी बीमारी में सामान्यतः चकत्ते नहीं पाए जाते। अनस्कैंडर्ड टेस्ट का उपचार क्या है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। एक न्यूनेट का क्या मतलब होता है। टेम्पर टेंट्रम के अटैक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। निम्न में से कौन सी विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना एवं ग्रेनेटिंग किस बीमारी के सिम्टम्स हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी का प्रथम चिन्ह है। निम्न में से किस बिहेवियरल डिसऑर्डर में इनोफ्रिएटिव हाइपरएक्टिव इम्पल्सिवनेस इंटेंशन देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण क्या है। निम्न में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार में क्या शामिल नहीं है। कॉलेरा वैक्सीन की सिंगल डोज क्या होती है। टाइफाइड वैक्सीन की सिंगल डोज
येलो फीवर की ओपीवी की प्रारंभिक डोज क्या होती है? चीन में किस बीमारी को 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है? कॉन्जेनाइटल हाइपोट्रोफिक पैलियोरिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा है? एक नवजात के फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये 150 ml होती है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ आप लोगों से डेली एक रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि आप लोग को कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। एनम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की जो भी थ्योरी क्लास आपको नहीं समझ में आई है, मैं तो सेकेंड ईयर का हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले हैं और जितने भी उसमें यूनिट्स हैं सब सॉल्व करवा ही चुकी हूँ, सब पढ़ा चुकी हूँ वीडियो लेक्चर में। आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ एनएम सेकेंड ईयर का हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट उसके अलावा मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज़ें आप क्लास में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, जिससे आप लोग जो देखोगे, जो इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप लोग ये कमेंट कर देते हो ना तो मुझे भी आसानी रहती है, तो मैं भी आराम से वीडियो अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आप लोगों से। सो आई होप आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एंड हैप्पी क्रिसमस। और 2 जनवरी को लाइव आऊँगी, तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।